हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर की सहायता से भी हम लोग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, और वोल्टमीटर है उसकी सहायता से भी नापा जाता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर जो है ये एक्यूरेट बहुत देता है, क्योंकि यह नल पॉइंट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, काफी एक्यूरेट मेजर करता है। तो इसकी सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे सेल का ईएमएफ ज्ञात करेंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करेंगे वायर के बीच, और दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करेंगे। इसकी सहायता से हम लोग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट आज हमको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। तो पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर हमारे लिए आप समझिए कि ये गार्ड है, और वोल्टमीटर जो हमारे लिए है वो मैन है। वोल्टमीटर को आदमी समझिए, और पोटेंशियोमीटर को गार्ड। इतना अंतर है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में वोल्टमीटर का ही प्रयोग किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, लेकिन ये नल पॉइंट पे कार्य करता है। इसके द्वारा जो मिलता है हमको पोटेंशियल डिफरेंस, वो काफी एक्यूरेट होता है, बहुत एक्यूरेट होता है। तो जब बात एक्यूरेट की होती है तो हम इसे याद करते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए कुछ लेता नहीं है, कुछ इसको चाहिए नहीं, क्योंकि ये नल पॉइंट पर वर्क करता है। जब आप अपने वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं तो उसकी सुई घूमती इतना ज्यादा घूम जाती है। तो ये सुई घूमने में कुछ ऊर्जा लेता है। तो ऊर्जा लेता है तो जाहिर है कि वो पोटेंशियल का एक्यूरेट वैल्यू नहीं मेजर करता है। तो ये ध्यान देना है। एक चीज और, अगर आदमी आइडियल हो जाए, अगर मैन आइडियल हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, गार्ड के इक्वल हो जाएगा। ये अलग बात है कि ये संभव नहीं है। अगर आदमी आइडियल हो जाए तो गार्ड के इक्वल हो सकता है, ये और बात है कि ये संभव नहीं है। आदमी है तो कोई न कोई कमी रह ही जाएगी। तो ये ध्यान दें। अब ये कैसे होता है, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट कर दिया जाए, तो उसके बाद भी ये पोटेंशियल डिफरेंस बताए, तो ऐसी दशा में क्या कहा जाता है, पोटेंशियोमीटर के बराबर हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर के तब जाके कहीं बराबर होगा। मतलब जब वोल्टमीटर आइडियल होगा तब किसके बराबर होगा, पोटेंशियोमीटर के। तो ये जानकारी हमें आपको देना है। तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान दें। इट इज एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द EMF of a cell or potential difference between the 2 point of an electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, वो भी एक्यूरेट। इट इज आल्सो यूज टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल। जो सेल दिया गया जाएगा आपको, अभी सेल से हम लोग EMF फाइंड करेंगे इसकी सहायता से, और इसकी सहायता से दो सेल रहेगा, उसका कंपैरिजन भी किया जाएगा। जब एक सेल का पोटेंशियल हम लोग प्राप्त कर लेंगे तो कंपैरिजन भी करना आसान हो जाएगा। हाँ, इसके बारे में जो अभी ये समझाया, ये मैं यहां लिख दिया हूं। ए पोटेंशियोमीटर इज इक्विवेलेंट टू एन आइडियल वोल्टमीटर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो ये चीज मैंने आपको यहां समझाया। तो ये तो पोटेंशियोमीटर के बारे में है, इतनी जानकारी। अब पोटेंशियल मीटर कहां कहां यूज होता है वो भी बता दिया है आपको। क्या ज्ञात, सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए, और सर्किट में 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए,
और दो सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन करने के लिए और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए किया जाता है। इतना यूज है, तो इतनी सारी बातें हुई। अब बात आती है प्रिंसिपल की, सिद्धांत की। प्रिंसिपल ये नल पॉइंट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तभी तो ये एक्यूरेट मेजर करता है, यथार्थ मापन करता है। ये नल पॉइंट के सिद्धांत पर कार्य करता है, नो डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इससे पहले वाला इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग पढ़े थे वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता था, मीटर ब्रिज। हाँ, तो इसका प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा देखा जाए, तब उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए हम कुछ और फिगर बनाएंगे। ये कह रहा है द फॉल इन पोटेंशियल, द फॉल इन पोटेंशियल। देखो ये पोटेंशियोमीटर, अभी उसका कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर एक एबी वायर है, ये बैटरी से जुड़ा है। जब बैटरी से ये जुड़ा है तो यहां देखिए करंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है यहाँ, तो इसका मतलब इधर 0 है, इधर V है। तो ये V लेकर यहां तक चलते हैं, तो यहाँ पे V पे क्या होगा, पोटेंशियल V होगा। इसलिए होगा कि कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। अब ये 0 लेकर यहां तक आते हैं, तो A पर पोटेंशियल 0 है, तो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। अब B से आगे की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होता चला जाएगा, ये कह रहा है। और इसी को कहा जाता है, जो यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यस, द फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर। इस टाइप से ये चीज देखना है। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज जीरो डिफ्लेक्शन और नल डिफ्लेक्शन। तो मतलब ये प्रोसेस जो वर्क करता है वो नल डिफ्लेक्शन पर और वर्क करता है, जीरो डिफ्लेक्शन पर। तो मतलब अभी हम जो है गैल्वेनोमीटर बनाएंगे, इसको सेल से जोड़ेंगे, उसका ईएमएफ फाइंड करना है, तब हम देखेंगे कि वो कैसे वर्क और अच्छे से करता है। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में यहां ये दिखाया गया है, ये वास्तविक कंस्ट्रक्शन नहीं है जो बुक में दिया रहता है। तो ये कंस्ट्रक्शन ऐसा है जिसकी सहायता से हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो वास्तविक कंस्ट्रक्शन इसका ये है रचना। वास्तव में ये जो बहुत होता है, ये बहुत बड़ा वायर इस टाइप से बना होता है, बुक में ये दिया रहता है, इस टाइप से दिया रहेगा, फिर इस टाइप से दिया रहेगा, फिर इस टाइप से। ये तो यहां ए हो जाएगा, यहां बी हो जाएगा, ये ए बी इस टाइप से जुड़ा रहेगा। वास्तविक कंस्ट्रक्शन इस टाइप से रहेगा। कंस्ट्रक्शन में ये होता है, जो ये वायर ए बी है, यहां तो 1 मीटर दिखाया गया लंबा, यहां 1 मीटर लंबा दिखाया गया। वास्तविक कंस्ट्रक्शन में जो होता है 4 मीटर से लेकर 12 मीटर तक होता है। तो पोटेंशियोमीटर में जो एक पोटेंशियोमीटर में एक बहुत लंबा वायर ए बी होता है, वो लंबाई इतना होता है 4 मीटर से लेकर 12 मीटर रेंज का हो सकता है। ये मीटर पैमाने के सहारे एक लकड़ी के बोर्ड पर ये लगा रहता है, यहां से यहां तक 1 मीटर है, तो ये वाला इतना मीजर नहीं करता है ये, उसके बाद फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, इसी टाइप से कई बार वो पट्टी में घुमाया हुआ है। तो कई बार रहता, काफी लंबा रहता, वही तो कह रहे हैं 4 मीटर से लेकर 12 मीटर लंबा वायर होता है। तो यहां पे जो ए बी दिख रहा है ये 1 मीटर है, इस टाइप से इसमें कई मीटर बने होते हैं। हाँ यस, अब इस वायर की खूबी आप लोग पहले से जानते होंगे, तो इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, और कम होने के कारण ये वायर जो प्रयोग किया जाता है वो कांस्टेंटन या मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंट कहीं भी करना हो, एक्सपेरिमेंट जब भी करना होता है, हम लोग इसी प्रकार का वायर लेते हैं ताकि उसके रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये सब खासियत है इस वायर की। और इस वायर का एक और खासियत है कि इसका डायमीटर हर जगह क्या रहता है, समान रहता है। यस, अब ये वायर
का एक सिरा बैटरी से जुड़ा, बैटरी के प्लस वाले जुड़ा होता है, और एक सिरा नेगेटिव वाले से जुड़ा होता है। बस कंस्ट्रक्शन में इतनी सारी बातें हैं, और कुछ बातें जो प्रयोग करते समय आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि इसका डायमीटर हमेशा क्या कभी चेंज नहीं होना चाहिए, पतला मोटा तार नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, जो वायर है वो एक जैसा होना चाहिए। हाँ, अब प्रयोग करते समय बैटरी का टर्मिनल, जो बैटरी की पोलैरिटी और सेल की बैटरी, जैसे सेल से ईएमएफ ज्ञात करना है, सेल के ईएमएफ की कंपैरिजन करना है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जो भी काम करना है आपको ये बात एकदम ध्यान देना होगा, या न्यूमेरिकल लगाते समय भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि पोलैरिटी दोनों की सेम होना चाहिए। सेल और कंपैरिजन के लिए जो आप ले बैटरी और सेल, जिसका आप ईएमएफ ज्ञात करना चाहते हैं या कंपैरिजन करना चाहते हैं, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, उसकी पोलैरिटी जरूर सेम होना चाहिए, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या कॉन्सेप्ट। अगर पोलैरिटी सेम नहीं है तो जान लीजिएगा कि वो नल पॉइंट प्राप्त करना क्या होगा, काफी मुश्किल। नल पॉइंट प्राप्त नहीं होगा तो जाहिर है कि पूरा सिस्टम ही रॉन्ग हो जाएगा। यस, ये चीज हमें आपको बताना था, पोलैरिटी सेम होना चाहिए। एक चीज और जो एनसीईआरटी की बुक में दिया रहता है कि ईएमएफ ऑफ सेल का पोटेंशियल V जो है, E के पोटेंशियल से सेल के ईएमएफ, बैटरी का वोल्टेज मतलब ये, और सेल के ईएमएफ से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये तभी सत्य है। लेकिन हमारे इस लाइन में थोड़ा सा दोष है, बुक में तो यही रहेगा, मिलेगा आपको कि बैटरी का ईएमएफ सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। चलिए बात ठीक है, इस दशा में तो एकदम ठीक है। कभी कभी ये होता है, न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे तो यहां आपको रेजिस्टेंस लगा देगा, क्या लगा देगा, रेजिस्टेंस, और इस वायर का भी रेजिस्टेंस दे देगा, इस वायर का भी कोई रेजिस्टेंस दे देगा, 10 ओम 2 ओम तो 12 ओम हो गया रेजिस्टेंस, और इसका कुछ वोल्टेज ज्यादा होगा, मान लेते हैं 40 वोल्ट दे दिया, इसका 5 वोल्ट दे दिया, इसका 5 वोल्ट दे दिया, इस टाइप से दे दिया। अब बताइए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस होंगे, 10 2 12 हो जाएगा, करंट ज्ञात कर लेंगे 40 अपान ये, तो हो सकता है इस रेजिस्टेंस में, इन दोनों रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इतना ज्यादा हो जाए कि इसमें से घटने के बाद जो इसका ईएमएफ बचे वो हमारे 5 वोल्ट से कम हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इससे ज्यादा जरूरी है कि बैटरी का वोल्टेज ज्यादा हो, इससे ज्यादा सेल के ईएमएफ है, इससे ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट ये कहा जाए कि ए बी के बीच पोटेंशियल ड्रॉप का मान सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। अब इस लाइन में कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि घटाने के बाद मान लेते हैं ये 40 है, 10 यहां ड्रॉप हो गया, 10 यहां ड्रॉप बचा 30, तो यहां 30 रहेगा। ए बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो 30 वोल्ट का रहेगा। जब 30 वोल्ट का रहेगा तो हम जो जॉकी की सहायता से इस वायर पे तलाश लेंगे कि 5 वोल्ट कहां मिलेगा, 5 वोल्ट के नल पॉइंट कहां मिलेगा, हम तलाश लेंगे। और अगर हमारे सेल के ईएमएफ से इस वायर के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप वाला ईएमएफ है उससे ज्यादा हो गया ये, तो इस वायर पे हमको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये सब आपको ख्याल करना है। तो कुछ और कंसेप्ट, यही चीज इसमें अलग से लिख दिया हूं, आपको फिर ध्यान देना है, ये चीज आप जरूर उतार लें। कंस्ट्रक्शन में मतलब बता दिया कि बहुत लंबा वायर होता है, इसका एक सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो वास्तविक कंस्ट्रक्शन ये होता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कोई डेरिवेशन करने के लिए हमेशा यही प्रयोग किया जाता है। तो यस, और उस वायर की क्या खूबी होनी चाहिए ये भी हम आपको बताया। कुछ और जानकारी के लिए लिख देखें, पोलैरिटी मस्ट बी सेम ऑफ बैटरी एंड सेल। इतना ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट करते समय बैटरी और सेल क्या पोलैरिटी सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो सब कुछ गलत, मतलब नल पॉइंट नहीं मिलेगा। पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर मस्ट बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ सेल। ये मैं बता चुका हूं आपको अभी, ए बी के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेल के ईएमएफ से
ज्यादा होना चाहिए, अवश्य ज्यादा होना चाहिए। इन अदर वर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ सेल। मैं आपसे अभी कह रहा था कि यही बुक में दिया रहता है कि सेल का जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा में एक चूक हो सकता, अगर ये ज्यादा रेजिस्टेंस दे दिया एक्सटर्नल यहाँ पे और इस वायर का भी रेजिस्टेंस दे दिया, तो जाहिर है कि ये वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। वोल्टेज ड्रॉप कर देगा तो 40 में से उतना घटाना पड़ेगा। हो सकता है घटाने के बाद अगर सेल के ईएमएफ से कम बच जाएगा तो कंसेप्ट हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए इससे पहले इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में कह दिया हूं, ये भी होता है। तो इसलिए पहली वाली लाइन ज्यादा करेक्ट मुझे लग रहा है। हाँ, ये भी बता चुके हैं हम, द डायमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर मस्ट बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर। तो तार का डायमीटर है, व्यास जो है हर जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन में विद्यार्थी इतना ही, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इसका लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं, वर्किंग, कार्यविधि। तो वर्किंग में विद्यार्थी पहला काम ये आपको करना है कि यहाँ एक कुंजी होगा। वर्किंग में जो हम लोग पढ़े थे यूजेज इसका पोटेंशियोमीटर का, तो उसमें कहे थे पहला कि सेल का ईएमएफ फाइंड करना है। तो मेन फार्मूला हमारा यही है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टू सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करेंगे, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इतना काम करना है। तो पहला काम तो ये खुला जब रहेगा, सेल का ईएमएफ फाइंड करना है पहले हमें। तो इसके लिए हम कुंजी को ऑन करते हैं। ऑन मतलब एक पीतल का प्लग रहेगा, यहाँ पे लगा देंगे तो कुंजी ऑन हो गया। ऑन हो गया मतलब धारा प्रवाह, धारा बहने लगा, जो कुछ होने वाला इसमें शुरू हो गया जब जुड़ जाएगा। तो कुंजी ऐसे भी होता है, ऐसे लोग बना देते हैं, तो इसको यहां टच कराना पड़ता है तब ऑन हो जाता है। तो सब अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, वो ये प्रॉब्लम नहीं है। कुंजी ऑन कर दिए, कुंजी ऑन कर देंगे और उसके बाद ये सब तो पहले से सेट है मामला। उसके बाद ये चौकी है, इस सेल, कुंजी और गैल्वेनोमीटर, चौकी, इतना सब है इसके साथ। तो ध्यान देंगे, प्रयोग वर्किंग से पहले आपको ये ध्यान, सबसे जरूर ध्यान देना है कि बैटरी और सेल की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। अगर पोलैरिटी सेम है, उसके बाद कुंजी ऑन करिए, उसके बाद चौकी को वायर एबी पर इधर उधर सावधानी पूर्वक स्पर्श टच कराइए और अपने नल पॉइंट की तरफ, नल पॉइंट प्राप्त करने के लिए कोशिश करिए। तो जब हम इधर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर की नीडल होती है वो इधर आ जाती है, जब हम इधर आते हैं तो उधर चली जाती है। तो जाहिर है कि उसी बीच में हमें कहीं ऐसा मिलेगा जहां नो डिफ्लेक्शन वाला केस आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर, इससे भी करंट मेजर किया जाता है, एमीटर से भी मेजर किया जाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट मेजर किया जाता है, ये ध्यान देना है आपको। हाँ, तो अब हम मान लेते हैं सी पॉइंट पे हमें मिल गया क्या, नो डिफ्लेक्शन वाला केस मिल गया है। उसकी ए से लेंथ हम मान ले रहे हैं एक्स। हाँ, टोटल वायर एबी की लेंथ है क्या, कैपिटल लेटर में एल। तो ये चीज है आपको। अब हमें सेल का ईएमएफ फाइंड करना है, तो कैसे किया जाए देखते हैं। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, यहां से यहां तक जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप, उसी कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां लिखते हैं लेंथ, लेंथ और पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप, यस। एल लंबाई में, ये पूरा एल लंबाई में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, एल लंबाई में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वे वी होता है। चूंकि एल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप है वी, इसलिए यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप है वी अपॉन कैपिटल एल। और यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप को ही कहा जाता है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसलिए एक्स लेंथ में, इसलिए एक्स लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा V अपॉन एल तो होगा, इसमें एक्स से गुणा करेंगे। और एक्स लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लिख सकते हैं, VAC, VAC इक्वल टू V अपॉन एल इंटू एक्स। ये आया। AC के बीच पोटेंशियल
ड्रॉप यह आएगा V अपॉन L गुणे एक्स। V अपॉन L के स्थान पे पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रयोग कर सकते हैं। उसे K से दिखाया जाता है, इट्स डिनोटेड K। हाँ, अब ये नल पॉइंट पे है। नल पॉइंट मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। इसमें ये नहीं सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो धारा बह रहा है, कुछ भी नहीं बह रहा है, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस सेल का पोटेंशियल दोनों सेम हो गया। मतलब इसके बीच जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वो है, पोटेंशियल ड्रॉप है, और वो इसी पोटेंशियल के ईएमएफ के क्या हो गया है, बराबर हो गया है। जब बराबर हो गया, अब ये मत सोचना यहां सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो कुछ करंट फ्लो करेगा, तो कुछ ये पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन यहां जी क्या है, नो डिफ्लेक्शन वाले केस पे है, तो इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से इतना पोटेंशियल ड्रॉप सेल के ईएमएफ के बराबर हो गया है। ये इसका मतलब होता है। अरे भाई इसमें करंट ही नहीं बहेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह का क्या मतलब है, सब हाँ, इसमें कोई करंट नहीं बहेगा। तो VAC के स्थान पे हम सेल का क्या लिख सकते हैं, EMF। तो E इज इक्वल टू EMF ऑफ सेल E इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन L। V अपॉन L के स्थान पे K लिख सकते हैं, KX। एक गजब का फार्मूला मिल गया। तो आपको काम यही करना है कि नल पॉइंट की तलाश करनी है। नल पॉइंट जहां मिल जाए तो ऐसी दशा में इनके बीच पोटेंशियल ड्रॉप सेल के ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। तो जो आया, वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेयर K इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जहां K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यूनिट लेंथ में यही पोटेंशियल ग्रेडियंट K यहां ही हो सकता है। लेकिन हमसे एक्स लेंथ जहां हम पाएंगे नल पॉइंट, हम वहां के लिए निकालेंगे। तो इसलिए हमेशा आप सतर्क रहें। ये लाइन जो है बहुत जरूरी है। यह लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप, यह मतलब पूरे लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप इतना है, और K बदल नहीं रहा है। जान लीजिए एक सिस्टम के लिए K का मान क्या है, कांस्टेंट। यह लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप V, तो यूनिट लेंथ में V अपॉन L, ये तो हमेशा रहेगा। आप यहां सेल बदलते भी रहेंगे तो भी K का मान बदलने वाला नहीं है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, सेल का ईएमएफ फाइंड करने के बाद हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ टू सेल। अब हम टू सेल लेंगे, टू सेल और उसके ईएमएफ का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करें की सहायता से किसी एक सेल का ईएमएफ ही फाइंड किया जाता है। क्योंकि दो सेल में से किसी एक का ज्ञात रहेगा तो एक का हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बाकी फिगर तो वही है, वही सब रहेगा। और अब हमें टू सेल लेना पड़ेगा। यहां देखिए एक सेल ये है, ईएमएफ E1 है और कुंजी K1 के साथ लगा है, और एक और सेल ले लिए, उसका ईएमएफ E2 है, कुंजी K2। ये दोनों एक साथ यहां गैल्वेनोमीटर जौकी के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो जो हम पहला काम करेंगे विद्यार्थी वो ये कि K1 कुंजी को लगा देंगे, प्लग लगा देंगे, तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा, ये सर्किट पूरा हो जाएगा। और ये खुला छोड़ देंगे, ये खुला छोड़ देंगे। जब ये खुला छोड़ देंगे तो इससे कोई लेना देना नहीं, इसमें करंट वगैरह कोई फ्लो ही नहीं करेगा। जो भी वर्क करेगा वो केवल ये सेल वर्क करेगा, E1। यहां से आगे रास्ता ही कटा हुआ है, जब रास्ता कटा हुआ है तो कोई मतलब नहीं है, मतलब सर्किट में यही केवल उपयोग होगा। अब इसके बाद जौकी को वायर AB पर इधर उधर टच कराते हैं, शून्य जीरो डिफ्लेक्शन का केस हम लोग फाइंड करते हैं। मान लेते हैं हमें यहीं पे मिल गया है, यहीं पे मिल गया है पहले वाले सेल के लिए, और इसकी लेंथ क्या है, L1 है, L1 है। फिर उसके बाद जो हमको काम करना है, इतना काम करना है, तो पहले इतना कर लिया जाए। देखते हैं, if K1 is closed and K2 is open, then null point obtain a length L1। तो ऐसी दशा में अभी हम लोग फार्मूला प्राप्त किए हैं, E1 is equal to K L1, इक्वेशन 1 कह देंगे। पहला केस हो गया, जब K2 खुला है और ये बंद है। अब फिर दूसरे केस के लिए इसका उल्टा कह देंगे, if K2 is closed and K1
K1 is open then null point obtained at length L2। तो अब की बार हम मान ले रहे हैं कि जो नल पॉइंट मिलेगा, अब ये कुंजी यहां से निकाल के यहां लगा देंगे और अब की बार यहां लगा देंगे। तो ये सर्किट में नहीं आएगा क्योंकि ये कटा हुआ है, रास्ता ही नहीं है यहां जाने का करंट। तो जो भी कुछ होगा वो इसी वायर से आएगा, इसी से मतलब है आपका। फिर वही कहानी, अब जौकी को फिर वायर AB पर क्या करते हैं, टच कराते हैं और नो डिफ्लेक्शन का केस फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं यहां मिल गया, उसकी लेंथ अब की बार क्या होगा, L2 होगा। तो सेल का EMF जब नल पॉइंट मिल गया तो सेल के EMF के बराबर हो जाएगा, ये वाला सेल के EMF के बराबर हो जाता है ये वाला। अभी हम लोग प्राप्त किए हैं, यही चीज इससे पहले वाले किए हैं, उसी कंसेप्ट का हर जगह प्रयोग करना है। तो ऐसे केस में सेकेंड सेल का जो EMF होगा वो KL2 होगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। K का मतलब होता है फिर वही पुराना केस V/L। तो V पोटेंशियल ड्रॉप होता पूरे लेंथ में, तो L1 पोटेंशियल इस टाइप से V पोटेंशियल ड्रॉप L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप होता है V, तो यूनिट लेंथ में V/L, इसलिए L1 लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो V/L इंटू L1 पहले वाले केस हो जाएगा। और L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो VAC होगा, वो पहले सेल के EMF के बराबर हो जाएगा। तो हम कर देंगे इसे क्या, E1, और V/L के स्थान क्या लिखा जाता है, K। और यही काम फिर करेंगे क्या, सेकंड वाले सेल के लिए कहेंगे L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप है V, तो यूनिट लेंथ में V/L, और फिर L2 लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप, तो आपकी बारी L2 आ जाएगा। और L2 लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप VAC के बराबर होगा, और ये VAC दूसरे सेल के EMF के बराबर हो जाएगा। तो यही चीज हमें फाइंड करना है। E2 आ गया। अब कंपैरिजन करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, यस। तो आ जाएगा E1/E2 इक्वल टू L1/L2। तो इस फार्मूले की सहायता से भी न्यूमेरिकल वगैरह लगाया जाता है। किसी एक सेल का EMF आपको गिवन रहेगा, दूसरे सेल का EMF आपको फाइंड करना रहेगा, तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, लास्ट हेडिंग कंसेप्ट का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो आज का पूरा वीडियो आप देखकर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, आने वाले कल के में इसका केवल न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं। तो अब की बार हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेल का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो बाकी ऊपर वाला फिगर तो सेम रहेगा। यहाँ एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी अपना होता है, वो R बगल में दर्शाया गया है। पोलैरिटी सेम होना चाहिए, ध्यान दें, सेल और उसका बैटरी का। और इसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा होता है, वो केवल हम कैपिटल R ले रहे हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स का एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं, वो कुंजी के साथ जुड़ा होता है। एक बार कुंजी को ओपन कर देंगे, खुला रहेगा, ये ऑन रहेगा, तो ये धारा प्रवाह में रहेगा और नल पॉइंट हम तलाश करेंगे। ऐसी दशा में जो होगा, यहां लिखा है इफ K इज ओपन, वहां कोई कुंजी नहीं, तो ये धारा प्रवाह में नहीं आएगा, जो भी कुछ होगा इस पथ से होगा। और उसके बाद हम नल पॉइंट की तलाश करेंगे। मान लेते हैं C पर मिल गया है नल पॉइंट, और पहले वाले केस में जो नल पॉइंट मिला है वो मान लेते हैं वो L1 लेंथ पे मिला है। देखिए, इफ K इज ओपन एंड नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ L1, तो ऐसी दशा में L1 लेंथ में जो होगा पोटेंशियल ड्रॉप वो V/L इंटू L1, वो किसके बराबर हो जाएगा, इस सेल के EMF के बराबर हो जाएगा। इसे कह देंगे इक्वेशन 1। यस, जब ये ओपन है तो इसका कोई मतलब भी नहीं है, इससे पहले वाला केस हो जाएगा। इफ
if K is closed, if K is closed and null point is obtained at length L2, ऐसा केस हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ये ऑन कर देंगे। जब ये ऑन कर देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर आपका क्या प्राप्त करेंगे, फिर जॉकी की सहायता से हम इधर उधर नल पॉइंट की तलाश करेंगे। मान लेते हैं वो नल पॉइंट मिल गया सी पॉइंट पर, उसकी ए से जो डिस्टेंस है वो है L2 है, मिल गया है। तो लेकिन अब जो है यहाँ पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसमें क्या होता है, जब ये ऑन हो गया है तो इसका सेल का अपना ये करंट फ्लो करेगा। ये करंट यहां डिवाइड नहीं होगा। ये करंट मान लेते हैं आई अगर निकल रहा है तो ये आई ही वापस आएगा, यहां भी क्या बहेगा आई, यहां भी क्या जाएगा वाई आई। तो ये केवल इसी चक्कर में आई का खेला चलेगा। यहां नो डिफ्लेक्शन केस है, इसमें कोई करंट, इसमें आई क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये नो डिफ्लेक्शन का केस है, वहां कुछ नहीं, केवल इसी सर्किट में बहेगा करंट। अगर इसी सर्किट में बहेगा तो स्मॉल आर रेजिस्टेंस के कारण यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये ध्यान देना है। अब वो कितना करंट आएगा हम आपको अभी जस्ट बता रहे हैं। तो अब देखिए, इफ के इज क्लोज्ड, के क्लोज कर दिए तो उसके बाद ये एक वाला कॉन्सेप्ट बदलेगा, L2 लेंथ पे है तो ये हो जाएगा V अपॉन कैपिटल L इंटू L2 इक्वल टू E के स्थान पे E ना लिखकर E माइनस आई आर लिखना होगा, क्योंकि अब की बार पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई आर का, तो जाहिर है कि ईएमएफ में से उतना घटाना होगा। यस, इतना आया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है आई की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर ये करंट यहां डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर की किस क्रम में होंगे, ये सीरीज में होंगे। सीरीज में होंगे तो हम लोग जोड़ लेंगे और सेल का ईएमएफ करंट फाइंड कर लेंगे। तो यहां कहेंगे करंट डिवाइड नहीं हो रहा, दिख रहा है ये चीज, हाँ, तो यहां कहेंगे चूंकि स्मॉल आर एंड कैपिटल आर आर इन सीरीज, देन आर इक्विवेलेंट अगर कहना चाहो तो ये स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो गया। अगर आप करंट फाइंड करना चाहते हो तो करंट आई इक्वल टू नेट ईएमएफ, वो ई है अपॉन आर इक्विवेलेंट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है। तो यहां से करंट मिल गया। ये करंट वाली वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, चलिए करते हैं। तो V अपॉन एल इंटू L2 इक्वल टू ई माइनस आई के स्थान पर लिखेंगे E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर पहले से था, ये स्मॉल आर यहां पहले से था, तो इतना आया। हाँ, आप चाहे तो ई कॉमन ले लें, तो चलिए इसे इक्वेशन 2 नाम देते हैं। तो V अपॉन एल गुणे L2 इक्वल टू ई अगर कॉमन लेंगे तो इन ब्रैकेट आएगा 1 माइनस क्या, 1 माइनस स्मॉल आर बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। चलो थोड़ा और कैलकुलेशन करके ही हम लोग नंबर 2 पे लौटते हैं। अभी नंबर 3 इक्वेशन जाते हैं, थोड़ा और कैलकुलेशन कर लें, साफ सफाई। हाँ, तो ये कैलकुलेशन के लिए मैं यहां जाऊंगा, थोड़ा जगह की मुझे जरूरत है। ये देखें, तो V अपॉन कैपिटल L गुणे L2 बराबर, यहां से E इन ब्रैकेट ये स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर एलसीएम लेंगे, इसका यहां गुणा करने पड़ेगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा इक्वेशन बच रहा है V अपॉन कैपिटल L गुणे L2 बराबर बच रहा है E कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब हम इससे इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 3 डाल देते हैं, बस काम खत्म हो गया। हाँ, अब हमें नहीं लगता अब हमें फिगर की आवश्यकता है, अब हम फिगर विद्यार्थी हटा दे रहे हैं। तो यह ध्यान दें, V वोल्ट की बैटरी लगी है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ आएगा V हो जाएगा, यहाँ आएगा V हो जाएगा।
हाँ, यहाँ रेजिस्टेंस वगैरह रहेगा तो V से घटकर यहाँ कुछ लिखा जाएगा, जो कि आगे हम प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। यस, तो फिगर की हमें आवश्यकता अब नहीं रहेगी, अब इसे हमें सॉल्व करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3। चलो भाग देते हैं। इतने में इतने से डिवाइड करते हैं तो आपका L1 अपान क्या रहा है, L2। अब इतने में इतने से डिवाइड करते हैं तो E मेन बटे क्या है, E R अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R हो जाएगा। तो ये अपने प्रोसेस के अनुसार E तो है, ये अपने प्रोसेस का अनुसार हो जाएगा, ये R प्लस R ये ऊपर चला जाएगा, अपान क्या है E R, E से E क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना हो गया। यस, चलिए L1 अपान L2 इज इक्वल टू स्मॉल r अपान कैपिटल R प्लस कैपिटल R बटे कैपिटल R कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए 1 इसको इस तरफ ले आके घटाते हैं तो ये स्मॉल r अपान कैपिटल R बराबर हो जाएगा, इसको यहीं रहने दो। तो एक इस तरफ ले आओगे तो L1 अपान L2 माइनस 1, तो स्मॉल r बराबर यहां से आएगा कैपिटल R इन ब्रैकेट L1 अपान L2 माइनस 1। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारा आ गया। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का कंसेप्ट बस इतना ही, और इस कंसेप्ट पर आगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।